स्वतंत्रता समानता में संबंध में बताया था। तो अब हम लोग जो है इसमें न्याय पढ़ेंगे। अब फिर इसके बाद जो है कानून का जो शासन होता है उस कानून के शासन में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग न्याय का जो है अर्थ समझते हैं कि न्याय का अर्थ क्या होता है। फिर इसके बाद जो है न्याय की विशेषता क्या है, फिर न्याय के प्रकार क्या हैं, एक तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो न्याय शब्द है, और थोड़ा सा हम जो है आप लोगों को राल्स के बारे में बता देंगे। राल्स का जो न्याय सिद्धांत है थोड़ा सा वो भी हम लोग जानेंगे। देखिए, न्याय कहते समय बनाइए ऐसे, तो जो न्याय का अर्थ है पहले उसको हम लोग समझते हैं। न्याय जो शब्द है जस्टिस, ये जो जस्टिस शब्द है वो लैटिन भाषा के जस या जस्टिया शब्द से निकला है। लैटिन भाषा के जस या जस्टिया शब्द से निकला है। जस या जस्टिया शब्द का मतलब होता है बांधना या जोड़ना। टू सिंथेसिस, बांधना या जोड़ना। इसका मतलब, न्याय का मतलब है बांधना और जोड़ने की प्रक्रिया। तो जो न्याय हम लोग कहते हैं कि न्याय वास्तव में है क्या चीज, एक तो इसका जो है संकीर्ण परिभाषा है, संकीर्ण अर्थ है, जो ये हम लोगों के काम का नहीं है। मतलब एग्जाम में इसको समझ के टिक नहीं मत लगाइएगा। न्याय का जो व्यापक संदर्भ है, जो व्यापक संदर्भ है वो हमको ध्यान में रखकर टिक लगाना है। तो संकीर्ण अर्थ होता है न्यायपूर्ण व्यक्ति। संकीर्ण अर्थ होता है न्यायपूर्ण व्यक्ति। न्यायपूर्ण व्यक्ति का मतलब यह है कि हम लोग सद्गुणों की बात करते हैं जिससे व्यक्ति न्यायपूर्ण व्यवहार कर सके। मोरल जस्टिस, यहां पर जो है वो देखा जाए तो मोरल जस्टिस की बात किया जाता है, नैतिक न्याय की बात किया जाता है। तो ये हम लोगों का संकीर्ण अर्थ है। न्याय का जो वास्तविक अर्थ है, जो व्यापक अर्थ है, उसमें जो है यहां देख रहे हैं कि न्याय जो है साधन बन गया है। किस चीज का? तो न्यायपूर्ण व्यक्ति बनाने का साधन। अब व्यापक अर्थ में हम लोग जो है न्यायपूर्ण समाज की बात करते हैं, न्यायपूर्ण समाज की बात करते हैं। और न्यायपूर्ण समाज का मतलब यह है कि ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे आधुनिक चेतना के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो सके। ऐसी व्यवस्था बनाना, यहां पर देख रहे हैं कि न्याय जो है साध्य के रूप में है। ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे जो है सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो अभी मैं स्वतंत्रता समानता बता रहा था। तो न्यायपूर्ण समाज का मतलब होता है कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व में समन्वय स्थापित करना। स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व में समन्वय स्थापित करना। तो अब मान लीजिए स्वतंत्रता समानता बंधुत्व में समन्वय स्थापित करना, तो न्याय का संबंध जो है किसी प्रणाली से नहीं है। न्याय का संबंध जो है मूल्यों से है, औचित्यता से है, आदर्श व्यवस्था से है। तो न्याय का संबंध जो है औचित्यता से है, रीजनेबिलिटी, औचित्यता, या इसी प्रकार से कह सकते हैं कि मूल्यों से है। तो यहां पर हम लोग जब न्याय की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि संपूर्ण समाज के संदर्भ में
न्याय की बात होती है। अब देखते हैं कि मान लीजिए, अब थोड़ा सा हम लोग उसको और व्यापक करते हैं। जब हम लोग न्याय की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि योग्यता के आधार पर न्याय होना चाहिए। एक आता है आवश्यकता के आधार पर न्याय होना चाहिए। योग्यता मतलब मेरिट, मेरिट के आधार पर न्याय हो, और आवश्यकता मतलब नीड के आधार पर न्याय हो। अब यहां पर जो है वो देखा जाए, इन दोनों परिप्रेक्ष्य में हम लोग को समझना है कि योग्यता के आधार पर न्याय हो, इसी को डिजर्व भी कहते हैं। योग्यता मतलब क्या डिजर्व करते हैं, क्या डिजर्व पात्रता, कि किस पात्र आप हैं। तो देखिए, सिर्फ यदि योग्यता की हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब कि प्रतियोगिता की बात करेंगे। यदि योग्यता की बात करेंगे तो प्रतियोगिता की बात होगी। अब प्रतियोगिता की बात होगी तो स्वाभाविक सी बात है, विकास होगा, प्रगति होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। तो ये योग्यता जो है पूंजीवादी विचारधारा मानता है। पूंजीवादी जो विचारधारा है वो योग्यता को मानता है। तो क्या यह योग्यता के आधार पर जो न्याय की बात हम लोग कर रहे हैं, योग्यता के आधार पर जो न्याय की बात कर रहे हैं, क्या पूर्णतः तर्कसंगत है? तो देखिए, इसका जवाब मिलेगा पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि यहां पर जो है प्रतियोगिता होगा, मुक्त अर्थव्यवस्था होगी तो अन्याय हो सकता है। शक्तिशाली वर्ग जो है वो अपने हितों की रक्षा करेगा, और कहीं न कहीं जो है न्याय और मानवता की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, समाज की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगा। योग्यता पर आधारित न्याय की हम बात करेंगे तो बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। और सिर्फ बाजार व्यवस्था, यहां पर सिर्फ प्रक्रिया ज्यादा महत्व रखेगा, यहां प्रक्रिया महत्व रखेगा, प्रोसेस सही होना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया, न्याय के नियमों पर ज्यादा बल दिया जाएगा। सबको अवसर की समानता होगा, कुछ लोग समाज में आगे जाएंगे, कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। तो इसका मतलब कि पूर्णतः न्याय नहीं हो पाएगा, पूर्णतः न्याय नहीं होगा। क्योंकि अभी मैं बताया कि न्याय शब्द जब हम लोग बोलेंगे तो ऐसी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जिसमें आधुनिक चेतना के अनुसार सामाजिक परिवर्तन आ सके, तो न्याय जो है, न्यायपूर्ण समाज की बात हम लोग करते हैं। मानव और समाज के समस्त आचरणों के संदर्भ में न्याय को देखा जाता है। मानव तथा समाज के समस्त संबंध के परिप्रेक्ष्य में न्याय को देखा जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि यदि हम योग्यता की बात करेंगे, प्रतियोगिता की बात करेंगे, मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो यहां पर पूर्णतः न्याय नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि बाजार व्यवस्था बढ़ेगा, जो लोग साधन संपन्न हैं आगे चले जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे बहुत सारे लोग। इसको हम न्याय संगत नहीं कर सकते हैं। मतलब सिर्फ योग्यता के आधार पर केवल योग्यता की बात हम करेंगे तो यह पूर्णतः न्याय संगत नहीं है। अब जैसा यहीं पर थोड़ा सा मैं बताता हूं कि आवश्यकता की यदि बात करेंगे तब क्या होगा। यदि केवल आवश्यकता की बात किया जाए, वस्तुओं का वितरण कार्य के अनुसार न होकर आवश्यकता के अनुसार करना, वस्तुओं का वितरण कार्यानुसार न होकर आवश्यकता अनुसार करना। यदि आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का वितरण करेंगे, इसका मतलब यह हुआ
कि समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दिया जाएगा। समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो जब समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देंगे तो अब क्या ये न्याय संगत है? अब इस पर कुछ ऐसा विचार कर लें। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आवश्यकता का निर्धारण कैसे होगा। किसी व्यक्ति को पूछेंगे भाई आपको क्या चाहिए, बोलेगा हमको आप ऐसा करिए कार खरीद के दे दीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे आपको क्या चाहिए, वो बोलेगा हमको हेलीकॉप्टर दे दीजिए, ठीक रहेगा। कहां हमको रोड पे मत टहलवाइए। तो जो जिसको कार आप खरीद के दिए हैं या जिसको मान लीजिए बाइक खरीद के दिए हैं, वो क्या बोलेगा, हमको भी हेलीकॉप्टर देते, मैं सीख लूंगा, छत से उड़ा के चला जाऊंगा। तो बताइए सबको हेलीकॉप्टर कहां से लाके दिया जाएगा? इतना सारा संसाधन कहां से जुटाया जाएगा जिससे सबकी इच्छा अनुसार आवश्यकता की पूर्ति हो सके? और फिर सबसे बड़ी समस्या है कि कार्य करने की प्रेरणा का भी तो ह्रास होगा। जब सबको उसी तरह दे देंगे तो किसी को कार्य करने का मन करेगा? इसका मतलब कि दोनों जो पैमाना है यह भी न्याय संगत नहीं है, यह भी पूर्णतः न्याय संगत नहीं है। तो दोनों को मिलाकर न्याय की अवधारणा, इसका मतलब वितरण का योग्यता और आवश्यकता दोनों को मिलाया जाना चाहिए। न्याय का पैमाना योग्यता तथा आवश्यकता को मिलाकर बनाया जाए। योग्यता और आवश्यकता को मिलाकर बनाया जाए, दोनों चीजों को ध्यान में रखा जाए। इसीलिए अभी मैं बता रहा था कि राल्स की प्रासंगिकता इसीलिए है, इसीलिए राल्स को महत्व दिया जाता है कि राल्स ने दोनों को मिलाकर न्याय सिद्धांत दिया। तो जब हम लोग न्याय का अर्थ बोलेंगे तो आपके दिमाग में न्याय का अर्थ जो है वो देखा जाए तो ये व्यापक अर्थ आना चाहिए। आपके दिमाग में जो है वो देखा जाए तो न्याय का अर्थ जो है न्यायपूर्ण समाज की भावना आना चाहिए। ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक हित दोनों को मिलाया जाए। न्याय एक समग्रता है, न्याय एक आदर्श व्यवस्था है, न्याय एक लक्ष्य है, एक साध्य है, कोई कानून नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, सामाजिक व्यवस्था के रूप में है, संपूर्ण व्यवस्था से संबंध रखता है। जब संपूर्ण व्यवस्था से संबंध रखता है, इसीलिए जो है वो देखा जाए तो संपूर्ण व्यवस्था से संबंध रखता है, मतलब समग्रता है। और जब समग्रता है, इसीलिए न्याय का जो प्रकार है, तो मैं बताया कि न्याय का जो प्रकार होता है इसमें जो है सब तरीके की न्याय की बात होती है। सब तरीके की न्याय का मतलब ये होता है, थोड़ा सा इसको बताने से पहले मैं यहां पर ये बताऊं कि अब जब आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा मैं विशेषता भी इसका बता देता हूं कि इसका क्या विशेषता है। 2 4 5 जरा विशेषता बताता हूं। पहला विशेषता समझिए, योग्यता और आवश्यकता को दोनों को मिलाया जाए, इसका मतलब निष्पक्षता। तो न्याय की कसौटी निष्पक्षता है। निष्पक्षता को ध्यान रखा जाए। दूसरा बात समझिए, अभी मैं बताया कि सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, लोगों की आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाए। इसका मतलब कि न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना न्याय है। सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, तो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति
और तीसरा बात है, कोई भी भेदभाव हो, हमें कहते कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्लर्क है, कोई अधिकारी है, सबका वेतन समान तो नहीं होता। तो भेदभाव का तर्कसंगत आधार होना चाहिए, रिलेवेंट डिफरेंस दिखाई देना चाहिए। मतलब कि भेदभाव का तर्कसंगत आधार, भेदभाव का तर्कसंगत आधार होना चाहिए। और न्याय का मतलब है, अभी मैं बार बार कह रहा हूं, व्यक्तिगत हित नहीं। यदि मान लीजिए हम लोग इस प्रतियोगिता की बात करें, तो देखिए यहां पर हम लोग यदि सिर्फ प्रतियोगिता की बात करेंगे तो यह हमारे व्यक्तिगत हित की बात है, और यह जो है आवश्यकता की बात करेंगे तो सामाजिक हित की बात है। तो यह व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों को मिलाने की बात हो रही है। देख रहे हैं A+B मैं लिख रहा हूं, तो दोनों को मिलाने की जब बात हो रही है तो विशेषता क्या है? व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण में समन्वय। व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण में समन्वय, कि दोनों में समन्वय होना चाहिए, ये इसकी विशेषता है। तो जब न्याय का कोई प्रश्न आएगा, ये आप ध्यान में रख के टिक लगाएंगे। न्याय का मतलब कानून नहीं। और मैं बता रहा था अभी कि न्याय के जो पक्ष है, कानूनी पक्ष भी है। जैसे न्याय का जो प्रकार है कानूनी न्याय, न्याय का एक प्रकार होता है जैसे राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय भी है। न्याय का पक्ष जो है सामाजिक न्याय भी है, सामाजिक न्याय भी है। न्याय के पक्ष में हम लोग कहते हैं कि भाई आर्थिक न्याय भी है। मान लीजिए इसी में हमने लिख दिया आर्थिक न्याय भी है। न्याय में हम लोग कहते हैं कि भाई न्याय जैसे सामाजिक न्याय है, नैतिक न्याय है। तो ये जो इसके तमाम प्रकार हैं, कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये सब न्याय के पक्ष हैं। अब थोड़ा सा समझिए। देखिए जब हम लोग कहते हैं कानूनी न्याय, तो कानूनी न्याय कहते समय हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? अभी जो मैं बार बार बता रहा था कि कानून को न्याय संगत होना चाहिए। कानूनी न्याय का मतलब कानून न्याय संगत होना चाहिए। कानून न्याय संगत होना चाहिए, और कानून का न्याय संगत तरीके से लागू किया जाना चाहिए। कानून को न्याय संगत तरीके से लागू किया जाए। मतलब न्यायालय निष्पक्ष हो, दंड का निर्धारण निष्पक्षता के साथ होना चाहिए, दंड तर्कसंगत हो। भाई देखा जाए तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं, जो पनिशमेंट है उसमें एक होता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, कि हम लोग जो है अपराधी को रोगी मानते हैं, अपराध को रोग मानते हैं, सुधार की संभावना। एक प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट होता है कि अपराध करने की प्रत्याशा में पहले ही गिरफ्तार कर लेना। अनुच्छेद 22 जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें देखिए आप लोग पढ़ते होंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध कानून। जैसे मान लीजिए एनएसए है, रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सेफेमा है, कोफेपोसा है, एस्मा है, या मान लीजिए
उत्तर प्रदेश सरकार का है, यूपी को का है, पश्चिम बंगाल का पकोका है, महाराष्ट्र का मकोका है, ये सब। और दूसरी तरफ देखते हैं कि न्याय में डिटरेंट थ्योरी भी होना चाहिए, भय पर आधारित न्याय का सिद्धांत। न्याय तो आप देख रहे हैं कि ये सब सिद्धांत सुधार मतलब कि सुधारात्मक भी है, भय भी होना चाहिए, ऐसा उपाय बनाया जाए जिससे जो है दंड ना मतलब कि अपराध ना होने पाए, सब मिलाकर। तो यहां पर दंड तर्क संगत होना चाहिए, कानून तर्क संगत होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, इसको हम लोग कानूनी न्याय कहते हैं। और जब राजनीतिक न्याय की बात किया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग के यहां जो है शासन प्रशासन संविधान के अनुसार चलना चाहिए। शासन प्रशासन संवैधानिक लोकतंत्र होना चाहिए, सबसे अच्छा रहेगा। संवैधानिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए। संवैधानिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए, इसका मतलब यह हुआ निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति की समान सुविधा होनी चाहिए, सबको समान अवसर होना चाहिए, सबको समान अवसर। जैसे अभी मैं बताया, गुप्त मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए, यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब निश्चित उम्र के स्त्री पुरुष सबको मत देने का अधिकार। जैसे भारत में मूल संविधान में 21 वर्ष था, बाद में 61वां संशोधन द्वारा उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसका मतलब कि यह राजनीतिक न्याय हुआ। और आर्थिक न्याय अभी मैं आपको समझा रहा था, जब हम आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में न्याय संगत। अभी जैसे मैं बता रहा था कि जीवन निर्वाह के लिए उचित जो है पारिश्रमिक मिलना चाहिए, विशेष परिस्थिति में राजकीय सहायता भी उपलब्ध कराया जाए। जैसे वर्तमान में देखिए भाई, विशेष परिस्थिति में मजदूरों को 5,000 रुपये 2,000 रुपये महीना दिया जा रहा है। जीवन निर्वाह के लिए जो है उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। तो जैसे मैं बताया, न्यूनतम मजदूरी हो, समान कार्य के लिए समान वेतन हो, समान कार्य के लिए समान वेतन हो, संपत्ति का अधिकार हो, लेकिन उसकी सीमाएं भी हो कि कोई व्यक्ति किसी को खरीद ना सके और इतना कोई व्यक्ति गरीब ना हो कि किसी को बेच सके। तो मैं बताया कि यहां पर जो है न्याय संगत आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। समाज के संसाधनों का प्रयोग सामान्य हित में होना चाहिए। समाज के संसाधनों का प्रयोग सामान्य हित में हो। और सामाजिक न्याय का मतलब यह हुआ, अभी मैं बता रहा था कि सामाजिक न्याय जब शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि समाज की व्यवस्था न्याय संगत होनी चाहिए। समाज की व्यवस्था न्याय संगत होनी चाहिए, इसका मतलब कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति है जिसकी संख्या कम है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की जाए। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा हो। या इसी प्रकार से देखते हैं, काम की न्यायपूर्ण दशा हो, जस्ट कंडीशन ऑफ वर्क,
कार्य की न्याय संगत दशा, या इसी प्रकार से देखते हैं कि व्यक्ति को जो है धार्मिक स्वतंत्रता हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, या भी जैसे मैं कह रहा था शोषण का निषेध होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति का, सामाजिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए, आधुनिकीकरण या समाज सुधार, समाज सुधार को बढ़ावा देना, शोषण का समापन करना, तो ये न्याय का जो है प्रकार हुआ। तो ये आपको न्याय का जब भी कोई प्रश्न आए तो हमेशा इसको ध्यान में रखकर टिक लगाना है। और एक जैसे शब्द आता है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जैसे वितरणात्मक न्याय। देखिए न्याय का दो चीज होता है, एक तो प्रक्रियात्मक न्याय होता है, ये जो न्याय है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो न्याय में जो है प्रक्रियागत न्याय है, प्रक्रियात्मक न्याय भी कहते हैं, प्रोसीजरल जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, और दूसरा होता है तात्विक न्याय। इसी को हम लोग जो है वो देखा जाए तो वितरणात्मक न्याय भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब यहीं पर थोड़ा दोनों में अंतर भी करा देता हूं, ज्यादा कंसेप्ट। प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब होता है कि न्याय की प्रक्रिया नियम पर ज्यादा बल दिया जाता है, अवसर की समानता पर ज्यादा बल दिया जाता है। और यहां पर जो वितरणात्मक न्याय है, उस वितरणात्मक न्याय में जो है प्रक्रिया नियम पर हम लोग ज्यादा बल नहीं देते हैं, बल्कि देखा जाए तो परिणाम पर बल देते हैं कि परिणाम में न्याय हुआ कि नहीं। यहां पर देख रहे हैं कि परिणाम में न्याय हुआ कि नहीं। भाई जैसे मान लीजिए कोई समस्या आती है, देखिए सरकारी महकमा लाखों रुपया खर्च कर देता है, लगता है कि क्या बेकार है, बेकार नहीं है, क्योंकि तात्विक न्याय, टेलियोलॉजिकल फल सापेक्ष न्याय, फल परिणाम में न्याय संगतता होनी चाहिए। और दूसरा बात अभी बता रहा था, यह बाजार व्यवस्था है। प्रक्रियात्मक न्याय योग्यता पर ज्यादा बल देता है, अभी समझाया था। यहां योग्यता पर नहीं, आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाता है। यहां पर प्रक्रियात्मक न्याय में राज्य कम से कम कार्य करता है, सीमित राज्य की अवधारणा पर बल दिया जाता है, सीमित राज्य की अवधारणा पर बल दिया जाता है। और यहां पर कल्याणकारी राज्य, अभी जो बता रहा था कि समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार, वही वितरणात्मक न्याय है। वितरण न्याय संगत होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण सही हुआ कि नहीं, तो यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। इसमें जो है वो देखा जाए तो राज्य अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं करता है, कम करता है, लेसेस फेयर, न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। यहां पर राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाता है, राज्य का यहां नियंत्रण होता है। तो ये अपने दिमाग में रखना है। तो मैं बताया
कि न्याय क्या होता है। और जो राल्स का न्याय सिद्धांत है, तो यहां पर हम लोग को राल्स का न्याय सिद्धांत तो नहीं पढ़ना है, इथिक्स में मैं आप लोगों को पढ़ाया भी था, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया था। यहां पर आपको केवल यह ध्यान रखना है कि राल्स ने जो है वो देखा जाए, राल्स ने क्या किया, राल्स ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को मिलाकर न्याय सिद्धांत दिया, संपूर्ण व्यवस्था को ध्यान रखा। यह राल्स का न्याय सिद्धांत कि उसने स्वतंत्रता, समानता को मिला दिया और कहा कि भाई ऐसा है कि न्याय संगत होना चाहिए। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। न्याय में निष्पक्षता होनी चाहिए। न्याय में समन्वय होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि राल्स ने जो सिद्धांत दिया, उसने कहा कि भाई न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। तो राल्स ने कहा कि ये जो राइट है और जो गुड है, तो राइट का स्थान पहले है, गुड का बाद में है। राइट मतलब उचित और गुड मतलब अच्छा। उचित पहले होना चाहिए, औचित्यता पहले होनी चाहिए। अच्छा क्या है छोड़िए, भाई मान लीजिए कितने बच्चे लोग पढ़ते हैं, उनके घर वाले मान लीजिए पैसा नहीं देते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, होटल में काम करते हैं, आप अधिकारी बन गए, तो इसका मतलब अब अच्छा तो यही होता है कि चुपचाप आप जो है अपना अकेले रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर को लेकर चलने की क्या जरूरत है, घर ने आपको सहयोग तो दिया नहीं। ये अच्छा हो सकता है, उचित नहीं है। उचित यह है कि घर वाले उतने बुद्धि नहीं रखते थे, इसलिए अब सबको घर वालों को साथ लेकर चलना है। ये जो है राइट, इसीलिए कहता है राइट इज प्रीडियर टू गुड। उचित का स्थान गुड से, राइट का स्थान गुड से पहले होना चाहिए। और देखिए राल्स ने कोई प्रक्रिया की बात नहीं किया, इसीलिए देखिए वो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात करता है, जहां योग्यता और आवश्यकता दोनों को मिलाया जाएगा। राल्स ने स्वतंत्रता, समानता को मिलाने का प्रयास किया और राल्स ने कहा वितरण भले ही असमान हो, लेकिन उसका उद्देश्य जो है सामाजिक हित में होना चाहिए। समाज में स्थापित असमानता के परिप्रेक्ष्य में न्याय समाज के कमजोर व्यक्ति के लिए उपलब्ध होना चाहिए। आज हम लोग देखिए सरकार जो है गरीब वर्ग के लिए जो है योजना चला रही है, भोजन का वितरण किया जा रहा है, वो आवश्यक है, क्योंकि न्याय का मतलब वितरण समान नहीं। जो अमीर व्यक्ति है, जो साधन संपन्न व्यक्ति है, उसको भोजन की क्या आवश्यकता है, वो तो अपना बना लेगा, खा लेगा, क्या दिक्कत है, लेकिन बाकी लोगों को तो चाहिए। ये ध्यान रख के टिक लगाइएगा। और इसमें एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, रूल ऑफ लॉ, उसके बारे में थोड़ा बताता हूं। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा पढ़ते समय कि जो हम लोग कहते हैं कानून और न्याय, तो कानून और न्याय में अंतर भी है। भाई जैसे हम लोग कहते हैं कानून और न्याय, तो कानून और न्याय में अंतर है। अभी मैं आपको पढ़ाता हूं कानून, तो आपको पता चलेगा। भाई कानून एक साधन है जिसका उद्देश्य न्याय प्राप्त करना है, और अभी मैं समझा रहा था कि न्याय एक साध्य है। इसलिए कहा जाता है कि कानून सदा न्याय संगत नहीं होता। कानून सदा न्याय संगत नहीं होता, लेकिन न्याय संगत होता है। कानून राज्य द्वारा निर्मित होता है, न्याय केवल राज्य द्वारा निर्मित नहीं होता। कुछ वैधानिक कानून बना सकता है, समाज की भी भूमिका होती है, सामाजिक न्याय। कानून परिवर्तनशील है, अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में बदलता रहता है,
लेकिन न्याय का सारतत्व नहीं बदलता। और न्याय का सारतत्व क्या है? निष्पक्षता। न्याय का मूल तत्व क्या है? तात्विक न्याय। तो कहीं न कहीं न्याय का मूल तत्व नहीं बदलता, यह ध्यान रखना है। तो जो कानून का शासन मैं बता रहा था, थोड़ा सा उस पर चर्चा किया जाएगा। तो कानून का जो शासन है, इसमें सबसे पहले जो है इसका एक अर्थ जानना है कि कानून का शासन कहते समय हमारे दिमाग में कौन सी बात आनी चाहिए। और इसमें जो है वो देखा जाए तो कानून के शासन कहते समय जो है उसका क्या स्वरूप है, क्या विशेषता है, स्वरूप और विशेषता। और फिर इसमें जो है जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई कानून के जो है कौन कौन से प्रकार होते हैं, कानून कितने तरह का होता है, तो थोड़ा सा हम लोग जो है उसके प्रकार पर भी चर्चा कर लेंगे। अब फिर इसमें मैं बताया कि रूल ऑफ लॉ जो है उसकी सीमाएं भी हैं। इस पे कौन कौन सी सीमाएं लगाई जाती हैं। देखिए ये जो लॉ शब्द है, ये लॉ शब्द जो है देखा जाए तो जर्मन भाषा के, इसको ट्यूटन भाषा भी कहते हैं, जर्मन भाषा के जो है लाग शब्द से बना है। लाग का मतलब होता है स्थिर, सर्वत्र समान, जो सब जगह समान हो। ऐसी लॉ से जो है रूल ऑफ लॉ बना। तो रूल ऑफ लॉ की उत्पत्ति जो है वो ऐसे हुई कि आप जानते हैं कि शासन करने के दो तरीके हैं। एक तो व्यक्ति का शासन और दूसरा होता है विधि का शासन। तो व्यक्ति गलती कर सकता है, कानून गलती नहीं कर सकता। तो यह माना गया कि शासक वर्ग मनमाना आचरण न करने पाए, उसको रोकने के लिए रूल ऑफ लॉ की बात की गई। और जो रूल ऑफ लॉ की बात की गई तो आप जानते हैं इस रूल ऑफ लॉ शब्द का प्रयोग जो है डायसी ने किया। डायसी की किताब है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है, इसी में डायसी ने जो है इस शब्द का प्रयोग किया। और एक चीज ध्यान रखिए कि देखिए ब्रिटेन में भी पाया जाता है, हमारे यहां भी रूल ऑफ लॉ पाया जाता है, लेकिन अंतर है। ब्रिटेन में जो रूल ऑफ लॉ पाया जाता है, तो ब्रिटेन में लॉ शब्द का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ब्रिटेन में जो है ट्रेडिशनल लॉ है, ट्रेडिशनल लॉ है, परंपरागत कानून की बात होती है ब्रिटेन में। और भारत में जब लॉ शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये पॉजिटिव लॉ की बात होती है। पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक कानून, सकारात्मक कानून। परंपरागत कानून तो समझ रहे हैं जो परंपरा से आ रहा है। सकारात्मक कानून का मतलब होता है मानव निर्मित कानून, मानव निर्मित कानून। तो यहां मैं बताया कि ये जो मानव निर्मित कानून है, मतलब विधायिका द्वारा बनाया गया कानून, विधायिका द्वारा बनाया गया कानून। तो यहां पर ये ध्यान रखिए, कभी पूछे कि भारत में लॉ शब्द, एक चीज ध्यान रखिए, ब्रिटेन में, अमेरिका में, भारत में रूल ऑफ लॉ पाया जाता है, फ्रांस में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि फ्रांस में जो है प्रशासकीय कानून पाया जाता है। फ्रांस में जो है वो देखा जाए तो प्रशासन के लिए अलग कानून, अन्य व्यक्तियों के लिए अलग कानून। तो वहां पर कानून का जो है
अलग अलग अर्थ होता है। तुम्हें बताया कि लॉ शब्द जो है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसका सामान्य अर्थ ये होता है कि विधि सर्वोच्च होती है। स्वेच्छाचारिता नाम की कोई चीज नहीं होती। देश का शासन विधि के अनुरूप चलना चाहिए। किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। सामान्यतः सभी लोग विधि के समक्ष समान होते हैं और विधि के शासन का मतलब होता है सामान्य हितों में वृद्धि करना, ऐसी व्यवस्था जिससे सामाजिक हित को बढ़ावा मिलता हो, ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो, ऐसी व्यवस्था जिस पर आम जनता का नियंत्रण हो, जनता आलोचना कर सके। यदि जनहितकारी शासन नहीं है तो जनता आलोचना करके सरकार बदल सके। ये रूल ऑफ लॉ शासन और शासित दोनों पर लागू होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है तो शासक को भी शासित का ध्यान रखना चाहिए, शासित को भी शासक के आदेश का पालन करना चाहिए। इसीलिए शासन में वैधता के सिद्धांत से संबंधित रूल ऑफ लॉ है। तुम्हें बताया, ये ध्यान रखकर रूल ऑफ लॉ का टिक लगाइएगा। और रूल ऑफ लॉ में जो है आपको 3-4 बात तो एकदम ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात रूल ऑफ लॉ में ये होता है सुपरमेसी ऑफ द लॉ। कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए। सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार का न्यायालय होना चाहिए। सेम लॉ एंड कोर्ट ऑफ ऑल सिटीजन, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, आम नागरिक हो, सबके लिए। तभी तो देखा जाए तो डायसी ने लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर सिपाही या कर वसूलने से लेकर प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए जो कानून के अंतर्गत न हो उतना ही है जितना किसी अन्य नागरिक का होता है। मतलब सब लोग समान। और तीसरा बात आपको ध्यान रखना है, विधि का शासन जो है व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट पीपुल्स राइट। कि रूल ऑफ लॉ जो है व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करे, ऐसी व्यवस्था हो। ये आपको 4-5 लाइन ध्यान रखना है। इसीलिए देखिए, आप लोग जब मेंस पढ़ते हैं तो मेंस के सिलेबस में इसीलिए आप लोग क्या सेपरेशन ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर रखा गया है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब कि ये जो सरकार है, सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अलग अलग कार्य करेंगे। कोई भी अंग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये जो मॉन्टेस्क्यू ने जो सिद्धांत दिया था सेपरेशन ऑफ पावर, ये रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देता है। इसीलिए हर देश में सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। भाई भारत में देखा जाए तो विधायिका कार्यपालिका के मध्य समन्वय है, संसदीय व्यवस्था है। लेकिन कहीं न कहीं कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य सेपरेशन, विधायिका न्यायपालिका के मध्य सेपरेशन, अमेरिका में तीनों के मध्य सेपरेशन। तो ये रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देता है। और जैसे मान लीजिए इसमें प्रकार आप पढ़ते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कानून है। मान लीजिए आपको एक चीज केवल ध्यान रखना है कि फ्रांस में रूल ऑफ लॉ नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां प्रशासकीय कानून पाया जाता है। और प्रशासकीय कानून का मतलब प्रशासन के व्यक्तियों के लिए अलग कानून, आम व्यक्तियों के लिए अलग कानून। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग जो है रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हम लोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका लिमिट्स है, उसको बोलते हैं लिमिट्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ।
विधि के शासन की क्या क्या सीमाएं हैं, तो थोड़ा सा उस पर मैं बोल देता हूं। विधि के शासन की सीमा का मतलब यह होता है कि अधिकारियों का जो विवेकाधीन शक्ति होता है वो रूल ऑफ लॉ के विरुद्ध है। अधिकारी मनमाना व्यवहार कर देता है, या इसी प्रकार से जैसे आप लोग पढ़ते हैं डेलीगेट लेजिस्लेशन, मेंस में मैं पढ़ाया भी था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रदत्त विधायन। ये प्रदत्त विधायन जो है ये भी रूल ऑफ लॉ के विरुद्ध है, क्योंकि विधायिका कानून न बनाकर कार्यपालिका नौकरशाही को कानून बनाने का अधिकार देती है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार के एक अंग में शासन शक्ति क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे अभी मैं बता रहा था प्रशासकीय नियम, ये भी रूल ऑफ लॉ को कमजोर करते हैं। जैसे मैं प्रशासकीय कानून बताया अभी फ्रांस में, तो फ्रांस में रूल ऑफ लॉ नहीं पाया जाता है। तो आप देखते हैं कि ये सब जो अधिकार दिया गया है वो रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। इसीलिए जो है जैसे मान लीजिए कहीं पर सैनिक शासन है, वो रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर देता है। कहीं पर मान लीजिए सब करिए कार्यपालिका को ज्यादा अधिकार दे दिए, वो रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर देगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। और फिर जो एक पहलू मैं अभी बता रहा था कि जब हम लोग जो है पढ़ते हैं कि ये कानून और न्याय, तो मैं आपको न्याय पढ़ाया था और कानून पढ़ाया था, तो न्याय और कानून में अंतर भी होता है। अब मैं दोबारा फिर बोल देता हूं कि कानून और न्याय में क्या अंतर है, ये बताइए। कानून, पहला पॉइंट समझिए, कानून एक साधन है जिसका उद्देश्य न्याय प्राप्त करना है, और न्याय एक साध्य है। तो देख रहे हैं कि यहां पर ये साधन है, ये साध्य है। और दूसरा बात समझिए, कानून सदा न्याय संगत नहीं होता, कभी कभी कानून भी अन्याय को बढ़ावा देता है। लेकिन अभी मैं बता रहा था न्याय में कि न्याय हमेशा न्याय संगत होता है। न्याय हमेशा न्याय संगत होता है क्योंकि वो निष्पक्ष है। न्याय कोई प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए न्याय को हम लोग जो है सापेक्षिक अवधारणा कहते हैं। अभी जैसे मैं बता रहा था कि न्याय को हम लोग जो है सापेक्षिक अवधारणा कहते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये जो मैं न्याय पढ़ा रहा था, तो न्याय जो है संपूर्ण समाज के लिए है, इसलिए न्याय जो है सापेक्षिक अवधारणा है। न्याय सापेक्षिक अवधारणा है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। एक पॉइंट और समझिए, जैसे मैं अभी बता रहा था एक चीज कि कानून राज्य द्वारा निर्मित होता है, विधायिका बनाएगी, और न्याय राज्य से बंधा नहीं है। समाज, परंपरा, तमाम चीजों से जो है न्याय की उत्पत्ति होती है। और चौथा चीज अभी बता रहा था कि इसका स्वरूप परिवर्तनशील है। कानून जो है अमेरिका में अलग, भारत में अलग, लेकिन न्याय का जो सार तत्व है, निष्पक्षता, रीजनेबिलिटी, जस्ट, फेयर, ये नहीं बदलता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि उसका सार तत्व जो है नहीं बदलता है। तो ये ध्यान रखना है। और हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, और अब हम लोग का आगे जो है फिर उसमें कुछ और भी टॉपिक हैं, संविधानवाद है, इस तरह के जो पहलू हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है।
है।